हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर से अगले सेशन की तरफ चले आए हैं। कल से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन रेलवे में पूछा गया सारा प्रीवियस ईयर में से छांट के निकाला हुआ क्वेश्चन, जो कि सब छोड़ के चले आते हैं बच्चे। 75% छोड़ के चले जाते हैं, मतलब बनता नहीं है या फिर समझ में नहीं आता है। तो उन सब क्वेश्चन का एक सिलसिला चल रहा है जो कि अभी ये चलता रहेगा। 8-10 क्लास तो मिनिमम होगा इसका, और बेस्ट क्वेश्चन सारा निकाला हुआ है। तो आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से नोट करिए, समझने का प्रयास करिए। और अगर इस सेशन को कर लेते हैं, ये जो मेरा 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन के आसपास में है, अगर ये कर लेते हैं तो 4-5 नंबर तो पूरा फिक्स हो जाएगा आपका, मतलब कहीं से कटना नहीं है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर कल का क्लास किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले ये चीज़ एक बार और समझ लीजिए। कल मैंने ये दोनों बताया था आपको, ये दोनों बताया था। आज कुछ ऐड हुआ है। एक काम करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तभी उसको हम समझाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कल कहाँ तक हुआ था, हाँ डायमीटर। ये देखिए, एक मीनार के आधार से, एक मीनार का आधार बोला है ना, ध्यान दीजिएगा। जिनको नहीं समझ में आता है उनको भी समझ में आ जाएगा। एक मीनार के आधार से, ये देखिए आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, और यहाँ से देखिए 20 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार का चोटी है, यहाँ से ऐसे आया और ये बोल रहा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। उसके बाद क्या बोलता है, मीनार की ऊंचाई बताएं। ये मीनार की ऊंचाई बताएं। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, यही कॉन्सेप्ट से आपका सब बनेगा, सब का सब इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। अब देखिए, मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। बहुत बढ़िया। तो परपेंडिकुलर और बेस का अगर हम यहाँ पे आगे खोजेंगे ना, तो हमको दिखता है परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे, और पीवी नहीं दिखेगा कहीं आपको, यहाँ दिखता है, मतलब कि tan में होगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि tan होगा। कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो वेरी गुड, 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री से बनेगा ये सवाल। और होता क्या है tan, तो हम बोले P/B होता है। B/P करिएगा तो गलत हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, P ऊपर B नीचे, ठीक है। अब देखिए tan 60 का एक वैल्यू होता है, हम बोले कि हाँ √3 होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो निकालना है और बेस हमको दिया हुआ है 20। देखिए बेस तो 20 दिया हुआ है, समझ में आया। इधर आके गुना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि P बराबर 20 √3 हो गया आंसर। समझ में आया, 20 √3। ओहो हो, यहाँ पे ये √3 में नहीं है, 1.73 लिख सकते हैं √3 को, 1.73। इसको जब गुना करिएगा तो आपका 24 और 10 मतलब 34 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। देखिए समझ में आया, समझ में आया। तो बस यही करना था। कैसे पकड़ते हैं, कहाँ पे कौन सा लगाते हैं। कभी यहाँ कॉस का यूज हो जाता है, कभी किसी और चीज़ का यूज हो जाता है। वो कब होता है, देखिए कॉस का अगर हम बात करें तो B/H वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका ये ना पूछ के आपका बोल देता कि सीढ़ी, यहाँ पे एक तो ये दीवार है, यहाँ पे एक सीढ़ी उसके ऊपर रखा हुआ है, दीवार और सीढ़ी के बीच में गैप 20 मीटर का है, तो बोलो सीढ़ी का लंबाई क्या है। तो जब हमको H और B में रिलेशन पूछेगा तो हमको ये दिखेगा। समझ में आया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं से है, ध्यान दीजिएगा खाली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बोलता है एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। एक ठो इमारत है जिसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है। जैसे कि चलिए बना के दिखाते हैं। एक इमारत है, ठीक है, यहाँ इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है, तो बीच में तो कुछ गैप होगा, ठीक है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी पर है। इस सीढ़ी का जो आधार है इमारत से 6 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये जो सीढ़ी है ना, दीवार का 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। मतलब ये वाला जो लंबाई है 14 मीटर है। इतना समझ में आया। सीढ़ी की लंबाई ले, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये निकालना है। करना क्या है देखिए ना, यही ना करना है। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है।
ये फॉर्मूला लगाइए बन जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। मतलब कि हम क्या बोले थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर तो निकालना है, तो पी का स्क्वायर माने कि 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस बेस मेरा 6 है तो 6 का स्क्वायर, 196 प्लस 36, ये आपका हो गया 6 6 12 का 2, हाथ में बचा 9 3 13, हाथ में 1 है 1 2, 232 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 232। अब इसको थोड़ा निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 116, इसको ब्रेक करते हैं तो 58, मतलब कि h बराबर 2/58 आंसर। समझ में आया? समझ में आया? तो बस कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट रखिएगा ताकि जल्दी बना पाएँ आप। एग्जाम हॉल में तो उतना टाइम रहता नहीं है। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। ये सवाल मतलब कि कुछ रहता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ नहीं बोला है, देखिए -405, ठीक है। और एक सवाल और ले लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। कॉस -780, यही ना है। अरे देखिए tan 30 डिग्री देगा तो आप बता देंगे, 45 देगा तो बता देंगे, 60 देगा बता देंगे, 90 तक नॉर्मली लोग बता देते हैं। उसके बाद दिक्कत होता है। दिक्कत कुछ नहीं होता है। ये को अगर सर्कल है, सर्कल है, ये सर्कल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है ना। अगर एक राउंड मार लेंगे तो 360 डिग्री। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से आप चालू किए हैं, ऐसे घूमे घूमे 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, tan 30 रहता तो जवाब दे देते हैं। ऐसे घूमते घूमते tan 60 90, अब उससे बढ़ने लगे 120 150, ऐसे करके 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 अगर वापस यहीं आ गए, मतलब 360 डिग्री घूम गए, वापस वहीं आ जाएंगे तो 360 डिग्री तक घूम गए ना। तो यहाँ देखिए ना 405 डिग्री है, मतलब 360 डिग्री तक तो हमको कुछ करना ही नहीं है। जहाँ खड़े थे वहीं आके खड़े हो जाएंगे, जहाँ खड़े थे वहीं आके खड़े हो जाएंगे। तो हम अगर इसमें से 360 को घटा देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 45 डिग्री माइनस 360 डिग्री घटा देते हैं। हमको क्या मतलब है 360 डिग्री बीच में क्या आता है वैल्यू, उससे नहीं मतलब है हमको। हम यहाँ से दौड़ना चालू किए फिर वहीं आ गए तो हम जहाँ खड़े थे वहीं आ गए, हमको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अब हमको एक्स्ट्रा और 45 जाना है, 360 घूम के तो वहीं आ गए जहाँ थे, 45 और जाना है। तो 45 और जाना है तो tan 45 कितना होता है? tan 45 कितना होता है? यही ना होता है। तो tan 45 डिग्री -45 डिग्री, ये जो माइनस है ना इसको हटाइए यहाँ से और इधर लेके चलाइए, ये एक हुआ, यहाँ लेके चलाइए, मतलब -1 इसका आंसर हुआ। समझ में आया? माइनस जो था उसको उधर भेज दिए, समझ में आया? खत्म। 360 तक हमको कुछ नहीं सोचना है क्योंकि घूम घूम के वहीं आ जाएंगे। क्या मतलब है? आप जीवन में बहुत पैसा कमाए और एक ही बार सारा जितना कमाया था सारा चला गया, तो आप जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं आ गए। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर देखिए, इसमें से भी 360 घटा लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक राउंड ना मार के हम 2 राउंड मारेंगे, 360 और 360 720, 2 बार 360 डिग्री घूम जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ेगा? तो 720 भी घूमेंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम अगर 720 भी घटा दें तो कुछ नहीं होने वाला है 60 डिग्री। डायरेक्ट बनाइएगा। 90 तक तो नॉर्मली सब जानते हैं, समझ में? इसी टाइप का 2-3 सवाल और आप लोग घर में खुद से करिएगा, खुद से। यहाँ दोनों माइनस वाला था आपका, -1, ठीक है, वो आंसर होगी। और इसका भी लिख लीजिए 1/2 माइनस में, माइनस था माइनस में, ख़त्म। ये सब डायरेक्ट बनता है, समझ में? ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, ग्रुप डी का फेवरेट है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण, वर्ग का जब भी विकर्ण का बात हो ना, √2 माइंड में चलने लगता है। कैसे चलने लगता है आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। एक बार इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर काम हो गया। ये मान लीजिए वर्ग का विकर्ण है, किसी भी वर्ग का अगर साइड 1 मान ले, कभी भी 1 1 1, ठीक है। अगर 1 मान लेते हैं तो ये विकर्ण √2a होता है। इतना मालूम होगा आपको। नहीं मालूम है तो ऐसे बनाइए ना, इसको हटाइए। ये देखिए ना, यही वाला चीज़ों नहीं है, यही वाला चीज़ों। तो ये P है, ये B है, ये H है। विकर्ण निकालना है तो हम क्या बोले, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा तो 2 हो जाएगा दोनों जोड़ने से। ये स्क्वायर में रहता है तो √ में चला जाता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि किसी वर्ग का साइड अगर 1 1 है तो उसका जो डायगोनल होगा वो √2 ही होगा।
नहीं समझ में आया ना, तो आप एच पी बी से ये वाला से बना के देखिएगा, एक एक रखिएगा पी और बी के जगह में, देखिएगा एच का वैल्यू √2 आएगा। समझ में आया? ये हमेशा होता है, और ये चीज़ अगर आपको याद है ना तो एग्जाम हॉल में बहुत हेल्प होने वाला है। ये चीज़ माइंड में सेट रखिएगा। अब जैसे देखिए क्या बोला है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2, 13√2 है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का लंबाई, अरे तो विकर्ण मतलब डायगोनल अगर हम लिखते हैं 13√2, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, एरिया बताइए, वर्ग का एरिया बताइए। अरे कुछ नहीं करना है, ये डायगोनल जो है एरिया कब बताया जाता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, माने ई वाला गुना करेंगे। तो पहले इसका वैल्यू तो पता चले, और वर्ग है ई जितना होगा उतना वो होगा, तो पहले उसका वैल्यू निकालना होगा। तो कुछ नहीं, ये जो 13√2 दिया हुआ है ये कितना के बराबर है, डायगोनल है ना, तो ये √2 के बराबर है। हमको साइड निकालना है तो 1 के बराबर वैल्यू चाहिए। यहाँ से साइड निकल जाएगा, इससे ई काट दिए, साइड मेरा निकल गया 13, मेरा साइड निकल गया 13। अब ई अगर 13 है तो ये भी 13 होगा, मतलब 13 का गुना 13 से मतलब 169, खत्म हो गया आंसर। एरिया क्या निकला, 13 गुना 13 मतलब 13 का स्क्वायर 169 आंसर। समझ में आया? हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 के बराबर होता है, √2 के बराबर होता है। सवाल में विकर्ण ही देगा, और वो जो देगा उसको √2 से डिवाइड कर दीजिए, ये गुना करने का भी जरूरत नहीं है, 1 से क्या गुना करना वही तो आएगा, आंसर आएगा 13। 13 जब आया तो वर्ग है तो 13 13 ही भी, 13 ही भी, 13 ही भी, चारों जोड़ दीजिए तो पेरीमीटर निकल जाएगा, और 2 ठो गुना कर दीजिए तो एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा क्या करें, कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इधर अब आ जाइए थोड़ा सा। ये कल हम बताए थे आपको, साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h, tan होता है p/b, कॉसेक इसका उल्टा होता है h/p, सेक होता है h/b, और कॉट होता है b/p। ठीक है। अब जैसे अगर हम इन दोनों का बात करें ना, साइन का, साइन होता है p/h, और कॉसेक का बात करें उसी का उल्टा वाला तो होता है h/p, कॉसेक h/p। इन दोनों को अगर गुना कर दे तो क्या होगा, हम बोले कि अच्छा ठीक है दोनों को गुना करना है, चलिए h/p को यहाँ लिख देते हैं। ओहो कट गया, पूरा 1 हो गया, मतलब कि ये अपोजिट वाला जब भी गुना होगा ना तो 1 हो जाएगा। इतना तो मालूम चला, क्योंकि उसी का तो उल्टा रहता है, कट जाएगा। तो ये अपोजिट वाला जब भी गुना करिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। साइन और कॉसेक को गुना करिए 1 हो जाएगा, कॉस और सेक को गुना करिए 1 हो जाएगा, टैन और कॉट को गुना करिए 1 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। साइन कॉसेक गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, कॉस सेक 1, टैन कॉट 1। समझ में आया? ये एक ठो समझ में आया होगा हमको लगता है, ये 3 ठो अब क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस सेक का स्क्वायर करिएगा ना, इस सेक का स्क्वायर करिएगा, आई टैन का स्क्वायर उससे घटा दीजिएगा तो 1 होता है। समझ में आया? नहीं समझे? ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लिखे हैं। आप लोग इसको क्या करिए, कॉपी में बनाइए, इस सेक लिखिए h/b, उसका स्क्वायर करिए, और फिर घटाइए टैन के p/b को स्क्वायर करके, देखिए आपका 1 आएगा। समझ में आया? उसी तरीक़ा से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जब करेंगे तो 1 आएगा, और साइन और कॉस को जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि इसका डिफरेंस 1 आता है, इसका डिफरेंस 1 आता है, लेकिन ये दोनों जोड़ने से 1 आता है। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। समझ में आया? ये बस ये 4 ठो खाली याद रखिएगा, सारा सवाल बनेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछा है आपसे। सवाल हमको क्या दिखता है, हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला इधर लाते हैं, माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसको क्या करते हैं अलग लेके चलते हैं, प्लस 2 टैन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, क्योंकि ये अभी समझ में आएगा, क्योंकि हमको दिखता है सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाला को एक जगह कर लिए, क्योंकि स्क्वायर वाला हमको दिखता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो हमको पता है कि 1। ठीक है,
अब यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, ये दू है तो दू करेंगे। अभी देखिए टैन और कॉट, हम बोले ना कि टैन और कॉट दोनों अपोजिट वाला जब गुना हो रहा है तो गुना हो रहा है, और दोनों अपोजिट वाला जब गुना होता है तो क्या होता है 1। यही ना आंसर होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और सारा का सारा खत्म हो जाएगा एग्जाम का क्वेश्चन। एकदम हल्का है, एकदम हल्का हल्का सवाल पूछता है, अब बस आपको समझने का फेर है। एक बार समझ गए तो काम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा, एगो 18 फीट ऊंचा, ये देखिए ये 18 फीट ऊंचा एगो बिजली का खंभा है। 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से, एगो इधर पेड़ है जो 6 फीट है, ठीक है। अब बोलता है इसका परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है, मतलब कि इसका परछाई मान लीजिए यहाँ कहीं आता होगा, तो इसका जो है ना 10 फीट ये वाला दे दिया है कि 10 फीट की दूरी पर उसका परछाई है, ठीक है। अब उसके बाद बोला क्या है, पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी, मतलब ई वाला हमको निकालना है, तो ई वाला ऐसे नहीं निकलता है, 1 मिनट एक्स क्यूब लिख दिए। हम मान लेते हैं कि पूरा एक्स है, ये अगर पूरा x है, आई 10 है, तो ये x में से 10 घटाने वाला है, x माइनस 10 है, इतना समझ। अब ये पूरा कितना है, ये तो 90 डिग्री होता है, समझ में आया। और कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अब देखिए ये पूरा अगर हम बात करें ये पूरा का तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू p/b। तो 18 बटे पूरा तो x है, p/b लिख रहे हैं, 18 बटे x tan p/b होता है। देखिए p/b तो हम डायरेक्ट लिख दिए, p मेरा परपेंडिकुलर 18 है और ये मेरा x है। इसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू वो भी p/b, मतलब 6 बटे x माइनस 10, समझ में आया। इसमें से इसको घटा देंगे तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इसमें से इसको घटा देते हैं x का वैल्यू निकल जाएगा। घटा क्या देते हैं, चलिए ना एगो को उधर भेज देते हैं, समझ में आएगा आपको। देखिए एगो को लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं 18 बटे x, ये जो घटा के ये वाला लिखेंगे या फिर इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो अभी भेज देते हैं, इज इक्वल टू 6 बटे x माइनस 10। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, खत्म हो जाएगा सवाल। हम बोले कि 18 को x माइनस 180 बराबर 6 को x, इधर आ गया तो 12 को x इज इक्वल टू 180। ये 12 से इसको काट देते हैं डायरेक्ट 15, मतलब कि x बराबर 15, मतलब कि x बराबर 15 फीट। ये पूरा का पूरा है 15 फीट, जिसमें से ये है 10 फीट, तो ये कितना होगा, हम बोले 5 फीट, यही ना होगा। तो पेड़ का परछाई कितना निकला, हम बोले कि 5 फीट आंसर। समझ में आया। 1-2 बार बनाइएगा, ट्राई करिएगा, जरूर बनेगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, बहुत बढ़िया। cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। उसके बाद पूछा है आपसे कि देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यही पूछा है, और तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है बस। हाँ ठीक है। अब देखिए cos क्या होता है, 4/5 जो दिया है हम यहाँ से देखेंगे, cos b/h होता है, मतलब कि b और h दिया हुआ है 4 और 5, तो हम बोले b और h दिया हुआ है, b और h दिया हुआ था, p क्या होगा, हम बोले कि p होगा 3। ये ट्रिपलेट से हमको याद है, आपको नहीं समझ में आया तो आप ये ऐसे निकाल लीजिए फॉर्मूला में बैठा के, b और h का वैल्यू रख दीजिएगा और p निकाल लीजिएगा, 3 आएगा। समझ में आया। अब देखिए ये तीनों मिल गया हमको। अब यहाँ tan है, tan माने क्या होता है, हम बोले p/b, tan माने p/b है ना होता है, प्लस cot माने क्या होता है, हम बोले cot माने b/p, उल्टा, ठीक है। कोई छूट तो नहीं रहा है, गलत लिख दिए हम, बोले गलत हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये नहीं है, यहाँ पर है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। दूसरा सवाल का हम यहाँ लिख दिए, समझ में ये है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब सेक का देखिए ना, h/b प्लस कॉसेक क्या है, h/p,
h/p। बस सब वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को बैठाना है, आंसर हो जाएगा। हम बोले 5/4 प्लस 5/3, हम बोले 12, तो 15 प्लस 20, अब 35/12, 35/12 आंसर आया। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। थीटा का मान है 30 डिग्री, थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री, और उसके बाद पूछा है आपसे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला सवाल हम पीछे वाला में लिख दिए थे, समझ में आया। अब देखिए थीटा का मान जब दे दिया है तो कुछ करना है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा की डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 30 तो सबको मालूम होता है 1/√3, उसका स्क्वायर प्लस ये तो प्लस आई हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यही ना होगा। अपोजिट चलता है, इसका 60 में वैल्यू जो होगा उसका 30 में, उसका 30 वाला इसका 60 में। ये हो जाएगा मेरा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3, हम लोग 9 1 10, 10/3 आंसर। समझ में आया। बस मतलब कि यही सब सवाल हमेशा पूछा जाता है, ये सभी सवाल आप लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं, लेकिन आप लोग से होता नहीं है। लेकिन अब हमको लगता है कि अब हम इतना कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है और जितना हम बता चुके हैं इतना से ही आप लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग अब स्टार्ट करिए, बढ़िया से पढ़िए इसको। अभी हम इसको मतलब कि इतना ऊंचा लेवल तक ले जाएंगे ना, आप सोच नहीं सकते हैं। बस मन लगा के पढ़ते रहिए, कॉपी में उतारते रहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू c, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, a b c का अनुपात, a:b:c। इसका दो तरीका है। सबसे पहले क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ एक है ना, कुछ नहीं है, मतलब एक है, हमारे 3 2 1 का एलसीएम लेंगे 6। अब 6 जो है, 6 को 3 से डिवाइड करिए, इसका वैल्यू, फिर 6 को 2 से डिवाइड करिए, इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू। जैसे कि देखिए 6 को 3 से करेंगे तो 2, 6 को 2 से करेंगे तो 3, और 6 को 1 से करेंगे तो 6, मतलब इसका रेशियो यही है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ए वाला निकालना है, इसको बंद कर दीजिए, इन दोनों को गुना करिए, मतलब 2 एकम 2। अब इसको बंद कर दीजिए, 3 एकम 3। अब इसको बंद कर दीजिए, 3 दूना 6। मतलब कोई भी तरीका आप बना सकते हैं। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक बहुभुज की पॉलीगॉन का 9 गो भुजा है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, इंटीरियर एंगल पूछा है। इंटीरियर एंगल का एक ही को फॉर्मूला होता है, कवर करवाए हैं, n-2/n गुना 180 डिग्री, ठीक है। ये n का वैल्यू दिया है कि 9 है, तो 9 में से 2 जाएगा, ऊपर 7, नीचे 9 गुना 180। इससे इसको काट दे 20 बार में, हम बोल सकते हैं कि 140 डिग्री। बस फॉर्मूला में लगाना था, कुछ करना नहीं था। समझ में आया। अभी इस पे और क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या, आज का आखिरी सवाल करते हैं, दिक्कत नहीं है। यदि एक आयत, देखिए आयत का एरिया 168, ये एगो आयत है, अगर ये आयत है तो इसका एरिया दिया हुआ है 168, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब कि एल और बी को गुना करके दिया हुआ है 168, यही ना। उसके बाद बोला क्या है, देखिए यदि इसका चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, ये जो चौड़ाई है ना ये 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 7 है, लेंथ मालूम नहीं है। उसके बाद बोला क्या है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे। ले ये विकर्ण बताना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, ये जब ब्रेथ दे दिया है, ये एल गुने ब्रेथ दिया है 7 है, 168 तो ये दिया है, इस 7 गुना में है तो उधर जाएगा नीचे, हम बोले नीचे भेज दो। इस 7 से इसको अगर काट देंगे तो 2 और 4, तो एल मेरा निकला 28, सॉरी 24, 2 और 4 7 चौके 28, मतलब 24, मतलब लेंथ मेरा 24 निकल गया, लेंथ मेरा 24 निकल गया। ये डायगोनल बताना है, कुछ मत करिए। एक बार और यहाँ बनाते हैं समझाने के लिए। ये मेरा 24 है, ये मेरा 7 है, ये निकालना है।
अगर इसको हम ऐसे हटा दें क्या हो गया, ये चीज़ नहीं हुआ, तो इसको हम परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, इसको बेस नहीं बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस नहीं बोलेंगे, हो गया। तो वही चीज़ फिर लगाना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? बस डायरेक्ट आंसर लिख दे। डायरेक्ट आंसर लिखिएगा तो 25 सेंटीमीटर आंसर, 25 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। नहीं तो चलिए ना करिए देते हैं एक बार। ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को जोड़िएगा तो 625। एच स्क्वायर बराबर 625, ये स्क्वायर हटाने के लिए इधर में अंडर रूट लगाना होगा, तो एच बराबर 25। समझ में आया? बस आज करते हैं इसका यहीं पे एंडिंग, कल फिर मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ कॉपी में अच्छे से नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, एक एक चीज़ लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए। ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री से जिनको डर लगता था, हमको नहीं लगता है कि अभी तक उतना सारा सवाल हो गया, 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई भी बना सकता है उस टाइप का समय। और इसका भी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, आप लोग मन लगा के पढ़िए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।